गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट हमने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा किस तरह से काम करता है और हमने उसका बेसिक आइडिया ले लिया था। उसके बाद में हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ जाकर ये एलिमेंट्री कैनाल हमारी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो उसकी एंटीरियर ओपनिंग होती है जिसको हम माउथ कहते हैं और पोस्टीरियरली ये जाकर एनस पर खुल जाती है और यहाँ से वेस्ट मटेरियल सारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि ये हमें स्ट्रक्चर दे रखा है, माउथ का स्ट्रक्चर दे रखा है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हम ध्यान रखेंगे कि जो सुपीरियरली कवर्ड बाय कि हमारी जो माउथ होता है इसको कवर करने के लिए सुपीरियरली प्रेजेंट होता है अपर लिप, और इस अपर लिप को हम लेब्रम भी कहते हैं। ठीक है, लेब्रम वर्ड आप ये ध्यान रखना है कि ये लेब्रम वर्ड हम कहाँ पर पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब हम पढ़ते हैं कॉकरोच को, तो कॉकरोच के अंदर जो माउथ पार्ट पढ़ते हैं उस माउथ पार्ट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हम वहाँ पर माउथ पार्ट के अंदर पढ़ते हैं लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल, ठीक है, हाइपोफेरिंग्स, इस तरह के वर्ड वहाँ पर पढ़ते हैं। तो जो हमारा माउथ होता है उसको गार्ड करने के लिए अपर लिप प्रेजेंट होता है और इसके नीचे यहाँ पर लोअर लिप प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं लेबियम। तो अपर लिप का नाम होता है लेब्रम और लोअर लिप का नाम होता है लेबियम। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये लिप्स और टीथ के बीच की जो ये स्पेस होता है, ठीक है, लिप्स हमने कहा कि ये लिप्स हैं हमारे और टीथ हैं, इनके बीच का जो ये स्पेस होता है इसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। ठीक है, इसका नाम होता है वेस्टिब्यूल। तो लिप्स और टीथ के बीच के स्पेस को हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। और इसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे टीथ आ जाते हैं और ये कैविटी आ जाती है। इस कैविटी का नाम होता है बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। तो हम इसका नाम रख लेते हैं ओरल कैविटी। और इस ओरल कैविटी को यहाँ से अगर हम थोड़ा सारा बाहर निकाल कर देखें तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, हम देखते हैं कि इस ओरल कैविटी का जो ये रूफ है, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है छत वाला, ठीक है, इसको हम कहते हैं पैलेट। और इस पैलेट को भी अगर हम देखते हैं तो इसका जो एंटीरियर पोर्शन होता है ये थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए इसको हम हार्ड पैलेट कहते हैं। और जो इसका पोस्टीरियर पोर्शन होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, इसलिए इसका नाम होता है सॉफ्ट पैलेट। तो इतने पोर्शन को हम यहाँ से सेक्शन काट कर बाहर निकाल कर देखें तो ये हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ इसे बना लेते हैं। तो इट इज़ रूफ ऑफ द ओरल कैविटी और रूफ ऑफ द ओरल कैविटी का नाम होता है पैलेट। इट इज़ फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी और ओरल कैविटी के फ्लोर पर प्रेजेंट होता है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं टंग। ठीक है, और ये टंग जो होती है वो फ्लोर के साथ में अटैच होती है फ्रेन्यूलम नाम के स्ट्रक्चर से। इसको हम फ्रेन्यूलम लिंगुअम इसलिए वर्ड कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर इसको जोड़ रहा है फ्लोर के साथ में, इसका नाम होता है फ्रेन्यूलम। ठीक है, और जो इसका रूफ होता है उस रूफ वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पैलेट। और लेटरल साइड्स जो होती हैं इस ओरल कैविटी की, जो लेटरल साइड्स होती हैं यहाँ पर लगे होते हैं चीक्स। तो ये जो लेटरल साइड है यहाँ पर लगे हुए हैं चीक्स, लगे हुए होते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम आगे देखते हैं। तो हमने कहा वेस्टिब्यूल और ये रूफ ऑफ द ओरल कैविटी है। इस रूफ ऑफ द ओरल कैविटी के अंदर जो इंटीरियर पोर्शन होता है इसका नाम होता है हार्ड पैलेट। इट इज़ हार्ड पैलेट और इसके पीछे वाले पोर्शन को हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। और इस सॉफ्ट पैलेट का जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है ये थोड़ा यहाँ पर नीचे की तरफ लटका हुआ पोर्शन होता है, हैंगिंग पोर्शन होता है, इसको हम कहते हैं अव्यूला। ठीक है, अव्यूला भी कह सकते हैं इसको हम, यूव्यूला भी कह सकते हैं। तो ये अव्यूला होता है और इसका काम क्या होता है कि यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर का जो पोर्शन है वो नेज़ल कैविटी, नेज़ल चैम्बर वाला पोर्शन है। तो यहाँ से जो नोज़ से एयर आती है वो इस नेज़ल कैविटी और नेज़ल कैविटी और इस इंटरनल लेयर्स के थ्रू ट्रैकिया के अंदर चली जाती है। तो यहाँ पर ये ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं इंटरनल लेयर। तो इस अव्यूला का काम होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो ये अव्यूला या यूव्यूला क्या करता है कि इस इंटरनल लेयर को यहाँ पर क्लोज़ कर देता है। जब इंटरनल लेयर यहाँ से क्लोज हो जाते हैं
तो खाना यहाँ से आसानी से नीचे चला जाता है। कुछ कुछ लोगों के अंदर ये यूव्युलर पोर्शन जो होता है इसकी लेंथ थोड़ी सारी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर सोते टाइम वाइब्रेशन होते हैं और उसी की वजह से खराटे की आवाज़ आती है। तो जिन लोगों के अंदर ये काफ़ी बड़ा होता है, उनके अंदर ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है, तो इसको हम क्या करते हैं, सर्जिकली रिमूव भी कर सकते हैं। और सर्जिकली रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम यूव्युलो या यूव्युलोटमी कहते हैं। ठीक है, टोमी वर्ड जो होता है वो हम सर्जिकल रिमूवल के लिए करते हैं, तो इसको हम सर्जिकली रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो इसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर लगा हुआ है मस्कुलर, इसका नाम है टंग। टंग का फंक्शन होता है बेसिक कि ये क्या करती है, ओरल कैविटी के अंदर फूड को सलाइवा के साथ में अच्छी तरह से मिक्स करती है, जिससे ये सलाइवा के साथ में मिक्स हुआ फूड आसानी से जो हमारे मोलर्स होते हैं और प्रीमोलर्स होते हैं उनसे अच्छी तरह से ये ग्राइंड हो जाता है, अच्छी तरह से ये पिस जाता है फूड और यहाँ से आगे बढ़ता है। तो ये जो पोर्शन होता है हमारे पास में, ये फनल शेप जो पोर्शन हमें दिखा रखा है, इस फनल शेप पोर्शन का नाम होता है फेरिंग्स। और ध्यान रखेंगे ये फेरिंग्स जो होती है, इट इज़ कॉमन ओपनिंग फॉर इसोफेगस एंड ट्रैकिया। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट राउंड के डायग्राम में यहाँ पर क्लियर करेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं कि फूड जो है वो ओरल कैविटी के अंदर आया और उसको टीथ ने अच्छी तरह से क्रश करा, सलाइवा के साथ में मिक्स हुआ, तो यहाँ से ये फूड आगे बढ़ता है और यहाँ पर एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है जिसका नाम होता है ट्रैकिया। तो ये ट्रैकिया की लोकेशन जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है। इसको हम यहाँ पर बनाकर देखते हैं कि ये ट्रैकिया यहाँ पर लगा हुआ है और पीछे की साइड में लगा हुआ है इसोफेगस। और इस ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है इसका नाम ध्यान रखेंगे, इसका नाम होता है ग्लॉटिस। और इस पर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। इस एपिग्लॉटिस का काम है कि जब हम फूड को स्वालो करते हैं, हम खाने को निगलते हैं, तो ये खाने को यहाँ पर ट्रैकिया में जाने से रोकता है। तो इस पर कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरह से लगा हुआ होता है और इसका नाम होता है एपिग्लॉटिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं इनके। हमने कहा कि ये फूड पाइप है और इस फूड पाइप का नाम होता है इसोफेगस। और इस इसोफेगस की जो ओपनिंग होती है इसको हम कहते हैं गलेट। ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इज नोन एज गलेट। और जो ट्रैकिया की यहाँ पर हमने ओपनिंग बना रखी है इसका नाम होता है ग्लॉटिस। ट्रैकिया की ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लॉटिस। और इस पर ये कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, इसका नाम होता है एपिग्लॉटिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि फेरिंग्स जो फूड है वो कहाँ जाएगा, इस ओरल कैविटी में टीथ इसको क्रश करेंगे, सलाइवा यहाँ पर मिल जाती है, फिर उसके बाद में ये फूड पास होता है फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स से ये जाता है गलेट के थ्रू इसोफेगस में। और इसोफेगस जो होती है वो एक लॉन्ग सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर पेरिस्टाल्सिस के थ्रू ये फूड, पेरिस्टाल्सिस क्या होता है कि जिस पार्ट के अंदर फूड पहुँचता है वो पार्ट थोड़ा डायलेट हो जाता है और बाकी का पार्ट नैरो रहता है। तो जैसे जैसे ये फूड जिस पार्ट में पहुंचता है इसोफेगस के, वो थोड़ा डायलेटेड होता जाता है और इस तरह से फूड आगे पहुंचता है। इस तरह के मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। ये इंटेस्टाइन के अंदर भी होती है। तो ये इसोफेगस आगे एक मस्कुलर जे शेप स्ट्रक्चर के अंदर खुलता है, इसको हम कहते हैं स्टमक। ठीक है, और इस स्टमक की जो ओपनिंग होती है वो इसोफेगस के साथ में जुड़ी हुई होती है और यहाँ पर कुछ सर्कुलर मसल्स लगी होती हैं जो एट द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ फूड, कि जब फूड यहाँ पर आता है तो ये स्फिंक्टर डायलेट हो जाता है और खाना यहाँ से पास होकर स्टमक के अंदर आ जाता है और ये स्फिंक्टर फिर क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो स्फिंक्टर लगा हुआ है स्टमक और इसोफेगस के बीच में, इसका नाम होता है कार्डियक स्फिंक्टर। इसका नाम होता है कार्डियक स्फिंक्टर। स्टमक को हम यहाँ बाहर निकाल कर देखें कि इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो हम पढ़ते हैं स्टमक जो होता है वो एक जे शेप मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको हम कुछ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे स्टमक का सबसे पहला पार्ट जो होता है जो इसोफेगस से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है, इस पार्ट को हम कहते हैं कार्डियक पार्ट। उसके बाद में दूसरा जो ये पार्ट होता है जहाँ पर बहुत सारी गैसेस इकट्ठी रहती हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं फंडस। तो ये पार्ट कहलाता है फंडस। और स्टमक का सबसे पहला पार्ट जो होता है
इसका नाम होता है कार्डियक पार्ट, इट इज़ कार्डियक फंडस। दूसरा पार्ट जो होता है जहाँ पर मेनली फूड बहुत टाइम के लिए, लगभग 4 घंटे के लिए पड़ा रहता है और यहाँ पर अच्छी तरह से ये डाइजेस्टिव जूसेस के साथ में मिल जाता है, पेप्सिन और रेनिन के साथ में मिलता है और प्रोटीन का यहाँ पर डाइजेशन होता है। इस पार्ट को हम कहते हैं कॉर्पस और बॉडी, इट इज़ कॉर्पस और बॉडी ऑफ स्टमक, ठीक है। और स्टमक का जो लास्ट पार्ट होता है उस लास्ट पार्ट को हम कहते हैं पाइलोरस। तो लास्ट पार्ट ऑफ द स्टमक इज नोन एज पाइलोरस। और ये पाइलोरस पार्ट जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट के साथ में जुड़ा होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं ड्यूडिनम। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज ड्यूडिनम, ठीक है। तो स्टमक के अंदर जब फूड आता है इसोफेगस से, तो यहाँ पर इसोफेगस और स्टमक के बीच में जो कार्डियक स्फिंक्टर यहाँ पर लगे हुए होते हैं, ये कार्डियक स्फिंक्टर खुल जाते हैं और फूड आगे पास हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लगे हुए हैं कुछ सर्कुलर मसल जिनको हमने कार्डियक स्फिंक्टर कह दिया। तो ये कार्डियक स्फिंक्टर डायलेट होते हैं और इसोफेगस से फूड कार्डियक पार्ट से होता हुआ इस कॉर्पस के अंदर आ जाता है और इसी कॉर्पस के अंदर हम पढ़ते हैं एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं फूड के डाइजेशन के लिए। यहाँ पर रेनिन प्रेजेंट होता है, पेप्सिन प्रेजेंट होता है। पेप्सिन आप जानते हैं कि प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करता है और प्रोटीन को प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स के अंदर तोड़ देता है, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है इसका कॉर्पस। कॉर्पस के अंदर फूड काफ़ी टाइम के लिए इकट्ठा रहता है और यहीं पर इसका डाइजेशन होता रहता है फूड का। और जब डाइजेस्ट हो जाता है फूड तो यहाँ से ये आगे बढ़ता है इस पाइलोरस पार्ट के अंदर और इस पाइलोरस से इसको आगे ड्यूडिनम में भेज दिया जाता है। तो इस पाइलोरस और ड्यूडिनम के बीच में यहाँ पर कुछ सर्कुलर मसल्स लगी होती हैं, इसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो दिस इज़ कार्डियक स्फिंक्टर, दिस इज़ पाइलोरिक स्फिंक्टर। जब फूड इस स्टमक के अंदर पहुंचता है तो ये दोनों स्फिंक्टर बंद हो जाते हैं और अब यहाँ पर फूड जो होता है वो अच्छी तरह से डाइजेस्टिव जूसेस के साथ में मिल जाता है और यहाँ पर फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आगे हम देखते हैं, हमने यहाँ पर देख लिया स्टमक को बाहर निकाल कर। और स्टमक जो होता है इसके अंदर 2 कर्वेचर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमें कर्वेचर दिखाई दे रखा है ये थोड़ा कर्वेचर है, छोटा कर्वेचर है, इसको हम कहते हैं लेसर कर्वेचर और ये कहलाता है ग्रेटर कर्वेचर। तो स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। जब यहाँ पर कॉर्पस के अंदर फूड का डाइजेशन होता है तो डाइजेशन के बाद में जो गैसेस बनती हैं वो गैसेस फंडस पार्ट के अंदर इकट्ठी रहती हैं, ठीक है। उसके आगे हम देखते हैं तो हमारा ये स्टमक है और स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट आ जाता है जिसको हम ड्यूडिनम कहते हैं। तो इट इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज़ नोन एज ड्यूडिनम। और इसी ड्यूडिनम के अंदर हम पढ़ते हैं कि डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, इसका डाइजेशन होता है। और इसी ड्यूडिनम से जुड़ा होता है एक मिक्स ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने पढ़ा था कि ये एक्सटर्नल ग्लैंड होती हैं, इसका नाम होता है पेनक्रियास, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं पेनक्रियास को हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरा निकाल कर, ठीक है। तो ये ड्यूडिनम आता है, ड्यूडिनम के बाद में मिडिल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है, उस पार्ट को हम कहते हैं जेजुनम। तो मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज जेजुनम और ये जेजुनम फिर लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है और इस लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम होता है इलियम, ठीक है। इसकी स्पेलिंग हम ध्यान रखेंगे। एक वर्ड और होता है यहाँ पर है ILEUM, एक वर्ड और होता है ILIUM। ये कहाँ पर होता है, हम पढ़ते हैं हमारे जो हिप्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं जिसको हम पेल्विक गर्डल कहते हैं, उस पेल्विक गर्डल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 कॉक्सा होते हैं उसके अंदर और उस एक कॉक्सा को बनाने वाली 3 बोन्स होती हैं जिनका नाम होता है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ठीक है। उसको हम स्केलेटन के अंदर पढ़ेंगे, ह्यूमन स्केलेटन के अंदर। तो ये इलियम आ जाता है। फिर उसके बाद में स्टार्ट होती है लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट होता है ये एक पाउच लाइक, ब्लाइंड पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं कैकम, ठीक है। इसका नाम होता है कैकम। तो फूड जो होता है उसका मेनली डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ड्यूडिनम के अंदर होता है और ड्यूडिनम में ही फूड का डाइजेशन होकर यहाँ से ये ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है और इलियम तक पहुँचते पहुँचते लगभग सारी चीज़ें पूरी तरह से डाइजेस्ट होकर ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब जो चीज़ें बचती हैं
यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है वो वेस्ट मटेरियल बचता है, और ये वेस्ट मटेरियल इलियम से होता हुआ सीकम में जाता है, और सीकम से ये फिर आगे कोलोन रीजन के अंदर जाता है। तो इलियम और सीकम के बीच में यहाँ पर एक ये वेल्व लगा हुआ है जो नॉर्मली बंद रहता है, लेकिन जब इलियम से वेस्ट मटेरियल आगे पहुँचता है तो ये वेल्व होता है वो खुल जाता है, और यहाँ से वेस्ट मटेरियल इस सीकम के अंदर पहुँच जाता है। तो क्योंकि ये इलियम और सीकम के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम इलियोसीकल वेल्व कहते हैं। ठीक है, आगे देखें तो सीकम जो होता है वो एक ब्लंट पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन के दूसरे पार्ट से जुड़ा होता है, और उस दूसरे पार्ट का नाम होता है कोलोन। और ये कोलोन जो यहाँ पर हम देखें कि ये ऊपर की तरफ ये कोलोन जा रही है, इसलिए इसका नाम होता है असेंडिंग कोलोन। ये कोलोन नीचे की तरफ आ रही है, इसलिए इसका नाम होता है डिसेंडिंग कोलोन। ठीक, उसके बीच में यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल हमें कोलोन दिखा रखी है, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। तो इनके हम नाम लिख लेते हैं कि सीकम जो जुड़ा होता है वो जुड़ा होता है कोलोन से, और ये कोलोन का पहला पार्ट जो होता है इसका नाम होता है असेंडिंग कोलोन। दूसरा पार्ट होता है इसका ये जो हॉरिजॉन्टली हमें दिखा रखा है, इस हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट को हम कह देते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। इस हॉरिजॉन्टल पार्ट का नाम होता है ट्रांसवर्स कोलोन, और ये ट्रांसवर्स कोलोन आगे जाकर नीचे की तरफ मुड़ जाती है, तो इस पार्ट को हम कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रही है, डिसेंडिंग कोलोन। और ये डिसेंडिंग कोलोन आगे जाकर थोड़ी घूम जाती है, इस पार्ट को हम कहते हैं सिग्मॉइड कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन। और ये सिग्मॉइड कोलोन आगे जाकर लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट के साथ में जुड़ जाती है, और इस पार्ट को हम कहते हैं रेक्टम। तो जो वेस्ट मटेरियल है वो मेनली कहाँ पर पहुँचा? सीकम के अंदर। सीकम से ये पहुँचता है कोलोन के अंदर, और इस कोलोन रीजन के अंदर हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है, और बेसिकली वाटर होता है। तो उस वाटर का एब्जॉर्प्शन इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हो जाता है, और रेक्टम तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेस्ट मटीरियल बचता है, जिसको बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो बॉडी से इस वेस्ट मटीरियल को बाहर निकालने के प्रोसेस को हम डेफिकेशन कहते हैं। तो डेफिकेशन का मतलब होता है कि डाइजेशन के बाद में जो वेस्ट मटेरियल बना है, जो हार्मफुल मटेरियल है, जो बॉडी के अंदर अगर इकट्ठा होगा तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके बाहर निकालने के प्रोसेस का नाम क्या होता है? डेफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेक्टम है, और रेक्टम के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो टेम्पररी स्टोर रहता है, और फिर जब हमारी मर्ज़ी होती है तो उस टाइम पर यहाँ पर एनस के थ्रू ये वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। और यहाँ पर कुछ सर्कुलर मसल्स लगी होती हैं, सर्कुलर स्फिंक्टर लगा होता है, जिसको हम एनल स्फिंक्टर कहते हैं। तो ये एनल स्फिंक्टर डायलेट होता है, और यहाँ से रेक्टम के अंदर जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझा कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर जाकर ख़त्म हो जाती है, और इस बीच ही इसके जो मिडिल पोर्शंस होते हैं या इसके बीच में ही जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं, उनका डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो हम कुछ चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि मेनली हम पढ़ते हैं कि जितना भी हम फूड खाते हैं उस फूड के अंदर जितना भी स्टार्च प्रेजेंट होता है, उस स्टार्च का 30% स्टार्च का डाइजेशन तो ओरल कैविटी के अंदर ही हो जाता है। ठीक है, बाकी बचे हुए 70% स्टार्च का डाइजेशन होता है इस ड्यूडेनम रीजन के अंदर। फिर हम पढ़ते हैं प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन का डाइजेशन जो होता है वो स्टमक के अंदर हो जाता है, पार्शियली डाइजेस्टेड हो जाता है। यहाँ पर रेनिनो पैप्सिन करते हैं, जिसको हम डिटेल के अंदर बिल्कुल पढ़ेंगे पूरा। तो स्टमक के अंदर से जो पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन होती है इसको भेज दिया जाता है ड्यूडेनम में, और इसको फर्दर डाइजेस्ट करने के लिए पेनक्रियास से हम पढ़ते हैं बहुत सारे एंजाइम रिलीज़ होते हैं जो डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। इंटेस्टाइन का खुद का अपना जूस होता है, जिसको हम इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंट्रिकस कहते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो इलियम तक पहुंचते पहुंचते सारी चीज़ों का डाइजेशन लगभग कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ से ये सारे जो कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं या बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद में इसको ब्लड टारगेट सेल्स तक लेकर जाता है, और वहाँ जाकर इनका कंबशन करता है, या इनका ब्रेकडाउन करने के बाद में, या इनसे अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स जो होती हैं वो बना ली जाती हैं।
तो ध्यान रखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का है ड्यूडेनम, ठीक है, ये लॉन्ग कॉइल ट्यूब होती है। उसके बाद में आता है जेजुनम और फिर इलियम स्ट्रक्चर आ जाता है इसके अंदर। और ये इलियम जो होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट सीकम से जुड़ी होती है और सीकम फिर नेक्स्ट पार्ट कोलोन के साथ में जुड़ा होता है। कोलोन के 4 पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन। इनका सीक्वेंस भी आपसे पूछ सकते हैं। और रेक्टम के अंदर जो फूड होता है वो या वेस्ट मटेरियल टेम्पररी स्टोर रहता है और इसको यहीं से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। एक चीज़ और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि हमने देखा है सीकम, ठीक है, सीकम या कैकम, इसके पास में ही, ठीक है, इसके नीचे की साइड में हम पढ़ते हैं कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है, वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर जुड़ा हुआ है जिसका नाम होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिखा रखा है इसका नाम क्या है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को हम ध्यान रखेंगे कि ये हमारे अंदर एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब ऐसे ऑर्गन जो हमारे एंसेस्टर के अंदर, हमारे पूर्वजों के अंदर तो फंक्शनल थे, लेकिन हमारे अंदर ये ऑर्गन्स नॉन फंक्शनल होते हैं, इनका कोई काम नहीं होता है। तो हमारे पूर्वजों के अंदर इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का काम क्या था कि इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो सेल्यूलेज नाम का एंजाइम बनाते थे। और ये सेलुलोज क्या करता है? ये सेलुलोज जो सेल्यूलेज एंजाइम है वो सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। हम पढ़ते हैं हमारे एंसेस्टर जो होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? मेनली प्लांट से जो फूड ऑब्टेंड होता है या हम कहें कि प्लांट प्रोडक्ट पर ही डिपेंड रहते हैं, पत्तियां वगैरह खाते हैं और उनके अंदर आपने पढ़ रखा है प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, तो उनके अंदर मेनली सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज का डाइजेशन करने के लिए उनके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है सेल्यूलेज। वो सेलुलोज का डाइजेशन करता था। क्योंकि हमारे अंदर ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका मतलब कि यहाँ पर ये सेल्यूलेज का सिक्रीशन नहीं करेगी, इसलिए अगर हम सेलुलोज खाते हैं तो वो हमारे अंदर डाइजेस्ट नहीं होगा, वो एज इट इज बॉडी से पास हो जाता है। तो हमारे अंदर ध्यान रखेंगे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है? एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब ऐसे ऑर्गन जो हमारे एंसेस्टर के अंदर तो फंक्शनल थे, लेकिन हमारे अंदर ये ऑर्गन जो होते हैं वो फंक्शनल नहीं होते हैं, ठीक है, नॉन फंक्शनल होते हैं। बहुत सारे हम पढ़ते हैं मोर देन 100 वेस्टिजियल ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं हमारी स्किन पर जो हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्लीका सेमिनोलिस होती है, हमारी जो यहाँ पर पिन्ना मसल्स होती हैं वो हमारे अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का हमने नाम लिया, मेल के अंदर निपल्स होते हैं, तो ये सब कैसे हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। तो इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर क्या होता है कभी कभी कि जो इस सीकम के अंदर फूड पहुंचा है या जो सीकम के अंदर वेस्ट मटेरियल बेसिकली हम कह सकते हैं वो पहुंचा है, तो वो कभी कभी वेस्ट मटेरियल यहाँ से नीचे इस अपेंडिक्स के अंदर चला जाता है और वहाँ इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पर वो सड़ने लगता है। तो उसी की वजह से इस अपेंडिक्स के अंदर पेन होने लगता है, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इसी के इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। तो ध्यान रखेंगे कहीं पर भी अगर आइटिस वर्ड लगा होता है तो वो इन्फ्लेमेशन के लिए होता है, इन्फेक्शन के लिए होता है, ठीक है। जैसे हम कहें कि मान लिया इसोफेगस के अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको हम कहेंगे इसोफेगाइटिस। अगर लैरिंग्स के अंदर हो जाता है तो लैरिंजाइटिस, अगर ट्रैकिया में हो जाता है तो ट्रैकियाइटिस, अगर स्टमक में हो जाता है तो गैस्ट्राइटिस, इंटेस्टाइन के अंदर हो जाता है तो एंट्राइटिस हो जाता है, ठीक है, रेटिना में हो जाता है, ठीक है, या कहीं और हम कहें बेसिकली ब्रेन की जो मेनिंजेस होती हैं, जो 3 लेयर्स ऑफ द ब्रेन होती हैं, वहाँ पर भी ये कभी कभी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। तो आइटिस वर्ड कहीं पर भी अगर लगा हुआ है तो वो होता है इन्फ्लेमेशन के लिए, इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर क्या होता है, कभी कभी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो इस इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। और इस अपेंडिसाइटिस के अंदर हम क्या करते हैं कि जब इसके अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होने लगा है और हमारे अंदर ये है वेस्टिजियल ऑर्गन, जब किसी काम का ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं, इसको हम कट कर बाहर निकाल सकते हैं।
तो किसी भी अगर ऑर्गन को हम सर्जिकली रिमूव करते हैं तो वहाँ पर हम टॉमी वर्ड लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर अपेंडिक्स को निकालेंगे तो ये अपेंडिसेक्टोमी कहलाता है। इसी तरह से आपने पढ़ रखा है कि हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं वैसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर भी बहुत सारे स्टोन्स हो जाते हैं, तो गॉल ब्लैडर को भी हम सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, तो वहाँ पर हम वर्ड करते हैं पॉलीसिस्टेक्टोमी, ठीक है। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब गॉल ब्लैडर हम लीवर की बात करेंगे, हम बाइल की बात करेंगे, तो वहाँ पर ये सारे वर्ड फिर डिटेल के अंदर आएंगे। तो हम यहाँ पर इतना वर्ड लिख लेते हैं कि अपेंडिसाइटिस क्या होता है। अपेंडिसाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्टिजियल या वेस्ट मटीरियल। तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ पर वर्ड है कौन सा, अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस। तो हम क्या करेंगे, अगर इसके अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है तो इसको हम सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं, और उसके लिए वर्ड होता है अपेंडिसेक्टोमी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इतना पार्ट पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि हम इन पार्ट को थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल कर पढ़ेंगे। जैसे हम बात करेंगे ओरल कैविटी के अंदर, तो ओरल कैविटी के अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है। ओरल कैविटी की हम बात करेंगे, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। देखिए हमने बताया कि ये जो ओरल कैविटी है, इस ओरल कैविटी के अंदर जो टीथ लगे हुए होते हैं, तो उस टीथ पर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि हेट्रोडोंट, डिफियोडोंट या थिकोडोंट कंडीशन पाई जाती है। हम इस टंग को बाहर निकाल कर देखते हैं तो इस पर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, अलग अलग तरह की टेस्ट को आइडेंटिफाई यहाँ पर करते हैं, अलग अलग तरह के पैपिला लगे होते हैं यहाँ पर, ठीक है। टॉन्सिल्स भी लगे होते हैं, उन टॉन्सिल्स की लोकेशन को भी हम पढ़ेंगे। वॉल्डेयर रिंग की हम बात करेंगे इसके अंदर। फिर हम देखेंगे इसोफेगस के अंदर हम थोड़ा पार्ट पढ़ेंगे, स्टमक के अंदर हम देखेंगे किस तरह से डाइजेशन होता है, ठीक है। और फिर हम इंटेस्टाइन का एक सेक्शन काट कर देखेंगे, और हम देखेंगे इंटेस्टाइन का अगर हम सेक्शन कहीं से भी टीएस काट कर देखते हैं, ट्रांसफर सेक्शन, तो इसके अंदर हमें 4 लेयर्स दिखाई देती हैं। सबसे बाहर जो लेयर होती है उसका नाम होता है सीरोसा, फिर उसके बाद में जो लेयर होती है वो मस्कुलरिस, फिर होती है सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। इन डिफरेंट लेयर्स के अंदर किस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है, कौन सी चीज़ें इनकी मोटिलिटी को और सिक्रीशन को कंट्रोल करती हैं। हम इसके अंदर मीजनर प्लेक्सस की बात करेंगे, हम इसके अंदर ऑर्वेक प्लेक्सस की बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि किस तरह से डाइजेशन होता है, और उससे पहले हम बात करेंगे कि अलग अलग ग्लैंड्स की जो हमने बात करी थी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड किस तरह से फंक्शन करती हैं, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से सिक्रेट होती हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स क्या होती हैं उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे लीवर की डिटेल के अंदर कि लीवर का अगर हम सेक्शन काट कर देखते हैं तो हेपेटिक लोब्यूल्स किस तरह से होते हैं, कैसे वो फंक्शन करते हैं। हम पेनक्रियास का सेक्शन काट कर देखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे हम कि अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल्स होती हैं, उनसे कौन कौन सी चीज़ों का सिक्रीशन होता है, ठीक है। हार्मोन्स किस तरह से ब्लड में शुगर के लेवल को कम करते हैं या बढ़ाते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन की हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो हम इन चीज़ों की बात करने के बाद में फिर हम देखेंगे नेक्स्ट कि ये जो हमारे मेन कंपोनेंट होते हैं फूड के, उनका डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कम्प्लीटली किस तरह से होता है, प्रोटीन का कैसे होता है, फैट का कैसे होता है, न्यूक्लिक एसिड का कैसे होता है, और इनका एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है। इन सारी चीज़ों को हम फिर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, बार बार इसको, आप जितनी बार इस वीडियो को देखेंगे उतने ही आपके ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो लगभग सारे क्लियर हो जाएंगे। और फिर हम इसके अंदर जो आपके डाउट्स आते हैं आपको उस कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं। डाउट्स को हम बिल्कुल आपको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और 100% सॉल्व हो जाएंगे। और इस डाइजेशन चैप्टर के अंदर जिस सीक्वेंस के अंदर इसको हम पढ़ रहे हैं, तो इसके एंड तक पहुँचते पहुँचते डाइजेशन से रिलेटेड हमारी कोई भी क्वेरी नहीं बचेगी। लगभग सारी क्वेरीज़ हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी। और जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो फिर उसके बाद में नीट के अंदर किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे हमें उसका आंसर देना है, कितना टाइम हमें मिलता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और कैसे मान लिया क्वेश्चन हमसे नहीं आता है तो किस तरह से हम एक तुक्का लगाएं जो 100% सही हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा गलत ना हो, क्योंकि एक एक नंबर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों को पता है कि नीट के अंदर MBBS की सीट लेने के लिए पूरा 1 साल लगता है, आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है इसके अंदर। तो इस तरह से हम इस प्लान के हिसाब से इन चीज़ों को आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ठीक है। और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल का या वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और अच्छी रैंक वो नीट के अंदर ऑब्टेन कर सकें, ठीक है। थैंक यू।